सोने का महल बनाने का समय आ गया है, सोने का। जिस बोरे में हाथ डालोगे, अनाज की जगह सोना निकलेगा। बस थोड़ी सी बुद्धि और होशियारी की जरूरत है। समझ में आ गई बात? होशियारी तो हमारे पुरखों से चली आ रही, तिवारी जी। बुद्धि आप दे दीजिए। मुझे तो सपना लगे है, बेचते हैं अनाज और बातें करते हैं सोने की। मैं तो गोमती के पार वाली जमीन का सपना देख रहा हूं। महंगी है, लेकिन सोना उगलने वाली जमीन है वो। मैं सोना उगाने की बात नहीं कर रहा हूं। उगे हुए अनाज से सोना बनाने की तरकीब है मेरे पास। तो जल्दी बताइए तिवारी जी। मैं मंदिर बनाने का काम अधूरा छोड़कर सारी पूंजी लगा दूंगा आपके सोना बनाने की तरकीब में। तो सुनो, पहले वचन दो, ये बात यहां से बाहर नहीं जाएगी। अजी आप कहेंगे तो हम लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। तो कान रखो खुले और मुंह रखो बंद। ब्रिटिश सरकार की लड़ाई जोरों पर चल रही है। बाहर का तो माल इधर आएगा नहीं। यहां का अनाज सब छुपा दो। जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, तो यही अनाज सोने के दाम में बिकेगा, ब्लैक में। समझे? आप हमारी प्रजा ही नहीं, हमारी संतान है, और संतान का दुख पिता का दुख होता है। हम नहीं जानते कि बाजारों और दुकानों से अचानक अनाज कहां गायब हो गया। ये व्यापारियों की एक खतरनाक चाल है। अनाज गोदामों में छुपाकर उसे ज्यादा दामों में बेचेंगे। लोग भूखे मरेंगे और हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि हम ऐसा होने देंगे? हमारी प्रजा को दाने दाने के लिए मोहताज करने वालों का जीना मुश्किल कर देंगे हम। ठाकुर, पता लगाइए, हमारे इंसाफ पर कालिख लगाने की साजिश किन लोगों ने की है। अनाज कहां छुपा रखा है? कहां है वो गोदाम? पकड़ो इसे। अनाज छुपा रखा है। आओ भैया, उठाओ, जल्दी उठाओ, भागो, तुम निकलो। पकड़ लो सबको, एक ही बच्ची है, नहीं मैं। आप लोगों की राय बहादुर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो उन्होंने मोल ली है सरकार। कहते हैं गरीब जनता है, मुफ्त में अनाज दे दो। ये कैसे हो सकता? यही तो हम भी कहते हैं हुजूर। उस राय बहादुर के पास क्या कमी है? भीख देनी है तो अपने खजाने से दे, हमें उससे क्या लेना है? उनके खजाने में बहुत माल है। करोड़ों के जवाहरात निकलेंगे सरकार। पुरखों की कमाई हुई दौलत जमा है। क्या हीरे, क्या जवाहरात, क्या सोना, क्या चांदी। खाना खाते हैं तो सरकार सोने के बर्तन, और चांदी के बर्तनों में तो उनके हाथ पांव धुलते हैं हुजूर। सुना है हमने, बहुत कुछ सुना है। और राजमहल के तहखाने में जो कुछ छुपा रखा है सरकार, उसकी खबर तो ईश्वर को भी नहीं है। ये भी हमने सुना है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। बहुत अच्छा सरकार। हमारे पांव जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जंजीरें सोने की हैं। रियासतों के ओहदेदार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने हमारे मुंह बंद कर दिए। जल्द ही ये रियासतें भी छिन जाएंगी और ये ओहदे भी। हमें आजादी की जंग में हिस्सा लेना होगा। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। हम क्रांतिकारियों की हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन एक बात की पूरी कोशिश की जाए कि हर काम, हर आंदोलन छुप छुपाते हो। बिला वजह खून खराबे से कोई फायदा नहीं। हमें जो कुछ भी करना है अभी करना है, जबकि पूरा राजनगर जागृत हो चुका है। क्रांतिकारियों के पास हिम्मत है, मगर साम्राज्य हुकूमत से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, पैसा चाहिए। मैं तमाम जागीरदारों से यही कहूंगा कि वो अपने खजानों के मुंह खोल दें। मिस्टर दस्तूर, मैंने पेपर साइन कर दिए। जितना जल्दी हो सके आप मेरी वसीयत रजिस्टर करवाइए। श्योर मैडम। मिस्टर दस्तूर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप वसीयत बनवा रही हैं?
घर में क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें होश कब से आया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वसीयत में क्या है। जिसे जानना चाहिए वो अभी बच्चा है, ना समझ। आदित्य, वसीयत में मेरे नाम क्या किया? तुम्हारे नाम 5 लाख का कर्ज है और तुम अपना हिस्सा कब का उड़ा चुके हो। ये सरासर नाइंसाफी है मां। हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी तुम इस घर में रहते हो, ये नाइंसाफी ही तो है। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी मां हैं। वो कर्ज मैं कब का उतार चुकी हूँ। भाभी, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मां की वसीयत में मेरा कोई हिस्सा नहीं, उन्होंने सब कुछ आदित्य के नाम कर दिया। क्यों? मैंने तो माँ जी से नहीं कहा था कि वो अपनी वसीयत आदित्य के नाम कर दे। लेकिन भाभी, आप और भैया मां को समझा तो सकते हैं कि वो मुझे मेरा अधिकार ना देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। तुम अपना अधिकार बताओ, मैं माँ जी को समझा दूंगी। ओह, तो भाभी आप भी ये समझ रही हैं कि मुझे मेरा हिस्सा मिल चुका है जिसे मैंने उड़ा दिया। भाभी यकीन मानिए, मैं कसम से कहता हूं कि रंगून में उन पैसों से मैंने एक बहुत बड़ा कारोबार फैलाया था, लेकिन जंग की तबाही की वजह से मैं पैसे को मोहताज हो गया हूं। मैं क्या करूं भाभी? मनमोहन, रंगून में तुम्हारा जो भी कारोबार है या था, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हो तो बताओ। झूठे पेपर्स लाओ, झूठी गवाहियां लाओ, मगर लाओ। अनु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब आदित्य होमवर्क कर रहा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मनमोहन, क्या बात है बेटा? दादी जी, चाचा आपसे नाराज क्यों है? वो नाराज नहीं है, बीमार है। उसे लालच की बीमारी है। डैडी डैडी, हम आपसे जीत गए। हाँ बेटा, तेरे डैडी की तो सांस फूल गई। आई, आजा, आजा बेटा, आजा। ओ बेटा, जिंदगी में तूने बहुत सी रेसेस में भाग लेना है? काश तू सभी रेसेस जीते, डैडी से कहीं आगे निकल जाए। अरे बेटा, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे भी आगे निकल जाए। तो आपने क्या हार मान ली? हाँ बेटा, हाँ, मैंने हार मान ली। डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, बस जरा सी सांस फूल गई थी। तो अब डॉक्टर से चेकअप क्यों न करवाते? अरे बेटा, डॉक्टर का काम नहीं है, ये उम्र है, उम्र। डैडी, आपके घर में कितना बड़ा स्विमिंग पूल था? वहाँ मियाँ वाली में? जी। अरे वहाँ स्विमिंग पूल कहाँ था बेटा, एक नहर थी, नदी थी, जहाँ सब बच्चे जाया करते थे। मैं भी उनके साथ जाया करता था। बस देखते देखते स्विमिंग भी आ गई। अच्छा बेटा, ये वो जमाना था जब तुम्हारी उम्र के लड़के घर चलाना सीख जाते थे। तो आप मुझे खुद क्यों काम नहीं करने देते? क्योंकि बेटा, अभी तुम्हारे डैडी जिंदा हैं। मेरे डैडी जब स्वर्गवासी हुए तो मैं तुमसे भी कहीं छोटा था। वहाँ मियाँ वाली में मेरी माँ ने सारी जमीन बेच दी। मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने तुम्हारी दादी को भी यहीं बुला लिया, और जिस दिन से तुम्हारी दादी यहाँ आई, मेरी तकदीर बदल गई। डैडी,
अब कैसा डैडी किसी को नहीं मिलेगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए लाला जी। हेलो चाचा जी। चाचा जी नहीं, लाला जी। क्यों? इसकी भी एक कहानी है बेटा। बंबई में हम जिसके यहाँ काम किया करते थे वो हमको लाले लाले कहकर बुलाया करता था, बस तभी से हमारा नाम लाला जी पड़ गया। अरे ये क्यों नहीं कहते कि लाला मूसा से आए थे, इसीलिए लाला जी कहलवाना पसंद करते हैं। मत याद दिलाओ लाला मूसा की ब्रिज, वो तो हमसे बहुत दूर रह गया।